की दुनिया सोशल नेटवर्क की दुनिया है। आज दुनिया में ज्यादातर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इस्तेमाल करते हैं और साथ में हम जाने अनजाने हल्के फुल्के जोक, फोटो या टेक्स्ट के रूप में शेयर करते हैं। इसे हम मीम भी कहते हैं। इस मीम शब्द का हमारी कहानी और ओरिजिन ऑफ लाइफ से गहरा रिश्ता है। 1976 में एक किताब छपी और बहुत ही थोड़े से समय में इसको लिखने वाला शख्स रिचर्ड डॉकिंस मशहूर हो गया। रिचर्ड डॉकिंस की इस किताब ने जीवन की कहानी को एक अलग ढंग से समझाया, जो कि जीन के इर्द गिर्द घूमती है। और इस किताब में डॉकिंस ने इसी जीन से मिलते जुलते शब्द मीम का इजाद भी किया, जो कि आज के सोशल नेटवर्क साइट्स का केंद्र है। क्या है ये जीन? क्या है डॉकिंस के जीन सेंटर्ड आइडिया और कैसे जुड़ा है ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्य जीवन से? अपनी पीएचडी के दौरान मिलर ने उस जमाने के बड़े साइंटिस्ट हैरोल्ड यूरे का एक लेक्चर सुना, जो कि पृथ्वी की शुरुआती दिनों में जीवन की शुरुआत पर था। ये लेक्चर सुनकर स्टैनली मिलर की नींद उड़ गई और वो खुद इसको टेस्ट करने के लिए दीवाना हो गया। 1 साल तक इसके असफल कोशिश के बाद वो खुद हैरोल्ड यूरे के पास पहुंच गया। यूरे को खुद इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा फायदा नहीं दिखा। उसने मिलर को कुछ और करने की सलाह दी, लेकिन मिलर साहब पर एक अलग ही भूत सवार था। उसने कह सुन के यूरे को इसके लिए राजी करवा लिया। स्टैनली मिलर का प्लान था कि वो जो शुरुआती पृथ्वी का माहौल था, जिसके वातावरण में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी और लगातार बिजलियां गिर रही थी, ऐसा ही कुछ माहौल लैब में तैयार किया जाए। यूरे ने इसको पूरा करने के लिए सिर्फ 6 महीने की मोहलत दी। मिलर ने लैब में ऐसा कुछ एपरेटस बनाया और इन गैसेस में इलेक्ट्रिक स्पार्क दौड़ाने लगा। केवल 2 हफ्ते में उसने देखा कि फ्लास्क में भूरे रंग का कुछ कीचड़ जैसा जमा होने लगा। ये बात आने वाले दिनों में दुनिया को हिला देने वाली थी। जब उसने इस कीचड़ को टेस्ट किया तो पाया कि उसके अंदर कई तरह के अमीनो एसिड बन गए हैं। अमीनो एसिड वही चीज है जिनसे प्रोटीन बनता है और इससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। और शरीर के अंदर के जितने जरूरी प्रोसेस हैं उन्हें प्रोटीन ही अंजाम देता है। आखिर ये केमिकल्स इस प्रोटीन को बनाते कैसे हैं? ये जो तस्वीर है बायोलॉजी की दुनिया की सबसे मशहूर तस्वीर है। ये डीएनए की तस्वीर, जिसके अंदर प्रोटीन बनाने का नुस्खा छिपा हुआ है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक सीढ़ी नुमा चीज है जो कि घूमी हुई है और इस सीढ़ी के जो डंडे हैं इसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये 4 किस्म के होते हैं जो एक खास तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जरूरत पड़ने पर ये खुल जाते हैं। और इन 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड की सजावट तय करती है कौन सा अमीनो एसिड बनाने की जरूरत है, मतलब किस तरह के प्रोटीन का निर्माण होना है। शुरुआत में जब धरती पर लाइफ नहीं बनी थी, वैसे ही गैसेस थे जो तकरीबन हर ग्रह पर होते हैं, जैसे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन आदि। साथ साथ एक बड़ा वायलेंट माहौल था जहां आंधियां चल रही थी, बिजलियां गिर रही थी। ऐसे माहौल में कुछ पार्टिकल्स यानी टुकड़े अपने आसपास के मटेरियल से रिएक्ट करने लगे, या दूसरे शब्दों में उन्हें खाने लगे और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शुरू हुआ। अब ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसे ही चलता है। केमिकल्स अपने आसपास के मटेरियल को यूज करके रिएक्शन को जिंदा रखते हैं जब तक मटेरियल खत्म ना हो। उदाहरण के लिए एक बैटरी से हम समझ सकते हैं, या उससे भी आसान है एक फुलझड़ी। इस तरह हम मान सकते हैं इन पार्टिकल्स ने अपने आसपास की चीजों को
खा के अपने जिंदा रहने के लिए एनर्जी जनरेट की। अब इन टुकड़ों ने दोनों बात सीख ली, अपना रेप्लिका बनाना और साथ साथ अपने आसपास की चीजों को खा के जिंदा रहना। अब रेप्लिकेशन के कारण धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। अब समय के साथ कुछ ऐसा हुआ जो इवोल्यूशन के लिए बेहद जरूरी था। इसे कहते हैं म्यूटेशन, या आसान भाषा में हम इसे एक गलती कह सकते हैं। जब भी किसी चीज की कॉपी बनती है तो उसमें गलती होने के चांसेस हमेशा होते हैं। अगर हमें एक पूरी किताब को शब्द दर शब्द, अक्षर दर अक्षर कॉपी करने को कहा जाए तो हम चाहे कितने भी सतर्क रहें, कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होंगी। और ऐसी किताब को कई बार, हजारों बार कॉपी करना पड़े तो जाहिर सी बात है चंद गलतियां तो होंगी। बस यही गलतियां हैं जिन्होंने इतने डाइवर्स, इतने विविध नेचर यानी प्रकृति को पैदा किया। आसपास के सीमित रिसोर्स के कारण इन जातियों में एक अजीब तरह का कंपटीशन शुरू हुआ और हम सोच सकते हैं कि ये एक दूसरे से लड़ने लगे। पहले तो ये अपने आसपास की चीजों को खाते, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पास के रिसोर्स कम होने के कारण एक टुकड़े ने दूसरे टुकड़े को केमिकली निगल लिया और उन्हें बचा गया। इससे इसकी एनर्जी और जीने की क्षमता और बढ़ती चली गई और इसका साइज बढ़ता गया। ये प्रोसेस फैलता चला गया और दुनिया एक विभत्स कंपटीशन से भर गई। साइज में बढ़ने के कारण ये टुकड़े अब एक लंबी थ्रेड या धागे का रूप लेने लगे। साइंटिस्ट कई बार इस धागे को जीन का नाम देते हैं। ये धागे एक दूसरे से लड़ते जाते, आसपास की चीजों की एनर्जी यूज करते जाते और म्यूटेशन के कारण इनमें कुछ बदलाव आते जाते, जिनके कारण इनमें वेरिएशन और बढ़ जाता। धीरे धीरे ये लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि पूरी धरती इन चीजों से भर गई। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन अब पूरी दुनिया को ढकने लगा था। इस तरह से ये लड़ाई लंबी चली अगले लाखों करोड़ों साल तक। आज भी ये लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को जीतने के लिए कभी इन धागों ने बैक्टीरिया का रूप लिया, कभी मछली, पेड़ पौधे, डायनासोर, शेर, भालू और कभी इंसान का रूप लिया। ये लड़ाई आज भी हमारे शरीर में चल रही है। रिचर्ड डॉकिंस इन्हें इमॉर्टल कॉइल्स यानी शाश्वत धागों का नाम देते हैं। दूसरे शब्दों में इन धागों ने अमरत्व पा लिया था। एक बार ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हम अपने आसपास की डाइवर्स और खूबसूरत दुनिया को समझ सकते हैं। किस तरह से इन धागों ने मिलकर डीएनए का रूप लिया और किस तरह से ये एक के बाद एक कॉम्प्लेक्स शरीर बनाते चले गए। किस तरह से इन्होंने शुरुआती रेप्टाइल्स बनाए जो डायनासोर में बदलने लगे और किस तरह से मैमल्स ने अपने आप को डायनासोर से बचाया। शक्ति का संतुलन बदला और अब डायनासोर्स की जगह मैमल्स पृथ्वी पर राज करने लगे, जिनमें से एक खास प्रजाति में कुछ ऐसा विकास हुआ कि वो इस पूरी कहानी को समझने में सक्षम हो गई। साथ ही हम देखेंगे कैसे हमने डीएनए के रहस्यों को समझा, वैज्ञानिक दुनिया के आपसी कंपटीशन के कारण किस तरह ऐसी घटनाएं घटी जो साइंटिफिक दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बनी, और कौन थी डार्क लेडी ऑफ डीएनए।